यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैकरल, ये हेनरी बैकरल ने, जिनका जन्म हुआ था 1852 में और वो एक्सपायर हो गए 1908 में, मतलब 1852 से 1908 के बीच में इसकी डिस्कवरी हुई है। क्या नाम लिखा था हमने? हेनरी बैकरल। और इनके साथ एक और नाम हम लिख देते हैं, मैडम क्यूरी। मतलब क्यूरी नहीं है, क्यूरी है, मैडम क्यूरी। इन दोनों ने मिलके किया था। ये हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी कुछ प्रयोग कर रहे थे। इनके पास कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स वगैरह रखी थी। ये मार्केट से फोटोग्राफिक प्लेट लेके आ रखी थी, मतलब खरीद के लाए होंगे यार। तो अपने अलमारी में बंद करके रख दी। पैक आती हैं वो तो अलमारी में बंद करके रख दी। जब वो फोटोग्राफिक प्लेट का वो उपयोग करने के लिए बाहर निकाली तो वो अंदर से काली निकली। मतलब काली हो जाने का मतलब खराब हो जाना होता है। तो जाके दुकानदार से लड़ लिए। हर कुछ बोल दिया। ब्लडी इडियट, धोखा देते हो, इंग्लिश में बोला था। चीट, अपन बोलते हैं चीट, चीटर, धोखेबाज। तो उससे लड़ लिए। उन्होंने कहा यार तुमने गलत हमें फोटोग्राफिक प्लेट दी। तो उसने दूसरी दे दी। वो दूसरी लेके आए, फिर कुछ काम में लग गए अलमारी में रख के। फिर उससे थोड़ी देर बाद निकाली तो वो भी काली निकली। अब दोबारा दुकानदार के पास नहीं गए, कोई दूसरे दुकानदार के पास गए। वहां से लेके आके अलमारी में रख के फिर जब काम पड़ा, जब उसे निकाला तो देखा तो वो भी काली हो गई। उनने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जो सीआईडी वाले दया है ना, वो क्या नाम बोलते हैं, वो एसीपी प्रद्युम्न, उनने वहीं से ये चीज ली है। कुछ तो गड़बड़ है। हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। तो उनने देखा कि जिस अलमारी में वो ये फोटोग्राफिक प्लेट रख रहे थे, उस अलमारी में कुछ यूरेनियम रखा हुआ था। तो अब उन्होंने 2-3 फोटोग्राफिक प्लेट और खरीद के लेके आए। एक बाहर रखी, एक यूरेनियम के पास रख दी। फिर उसे बाहर निकाल के देखा तो यूरेनियम के पास वाली काली हो गई और बाहर रखने वाली ठीक थी। ओ हो। उनने कहा कि यार यूरेनियम से कुछ निकलता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को कवर करने वाला जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ना, उसकी रक्षण के लिए जो सतह लगाई जाती है उसके अंदर चली जाती है। यानी यूरेनियम से अपने आप कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं और इन अदृश्य किरणों को उन्होंने खोजा। अब उस पे उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये किरणें शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो इन अदृश्य किरणों से वो बीमार हुए और उसी की वजह से 48 और 8 कितने होते हैं, 56 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए। स्किन कैंसर शायद था, फिर मैं दावा नहीं कर रहा, परंतु ऐसा कहीं पढ़ा है हमने। और स्किन कैंसर इनसे ही होता है। रेडियो, उस गुण को जिसमें ये अदृश्य किरणें निकलती हैं, उस गुण को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी बोली, रेडियो एक्टिवता बोला। जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि जो हैवी मेटल होती हैं, भारी मेटल होती हैं, उससे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। इन किरणों को रेडिएशन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो एक्टिव विकिरण बोलते हैं। तो 3 किरणें निकलती हैं और पहली किरण को उन्होंने अल्फा किरण बोला, दूसरी किरण को उन्होंने बीटा किरण बोला और तीसरी किरण को उन्होंने गामा किरण बोला।
जब इनका उन्होंने अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, तो जो अल्फा कण थे, अल्फा किरण बोल देते हैं हम, इस पे +2 धनावेश था और इसका जो द्रव्यमान था ना वो 4 था। तो अल्फा कण को हम बोल सकते हैं हीलियम नाभिक 2He4। हीलियम का भी परमाणु क्रमांक की बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। 2He4 है। अल्फा को हम यदि कहीं लिखना होता तो हम 2He4 लिख देते हैं। ये हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक माना जाता है। इस पे धनावेश 2 होता है, इसका द्रव्यमान 4 होता है। बीटा की बात की उन्होंने, बीटा किरण, इसका द्रव्यमान तो नहीं होता, इस पे माइनस धनावेश होता है, इसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और जो गामा किरणें थी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली, इसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा थी, अल्फा और बीटा से भी बहुत ज्यादा थी। मोटी मोटी सीट के अंदर घुस जाती है, ये रुकती नहीं है। तो अल्फा पे कोई आवेश नहीं था, उदासीन थी। ये ऊर्जा किरणें मानी उन्होंने, ऊर्जा किरणें। तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो बैकरल इनके नाम से रखी है, क्यूरी भी होती है, क्यूरी भी इनके नाम से रखी है। तो ये अल्फा, बीटा और गामा जो 3 किरणें होती हैं, इन 3 किरणों को जब निकलती हैं तो इससे रेडियो एक्टिवता ये सबके साथ नहीं निकलती। वो जिनका n/p > 1 होता है, n का मतलब न्यूट्रॉन, p का मतलब प्रोटॉन, इनका अनुपात 1 से ज्यादा होता है तो ये निकलती हैं, और 1 से बहुत कम होता है तो भी निकलती हैं। सब पदार्थ, सब तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते। यूरेनियम, प्लूटोनियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं, तो यूरेनियम 235 सबसे ज्यादा, नहीं प्लूटोनियम भी है, नेपच्यूनियम भी है, थोरियम भी है, परंतु इसको हम रेडिएटर में जहां पे नाभिकीय क्रियाएं होती हैं ना, वहां हम इन्हें उपयोग में लाते हैं, U235 को। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें थी, उन्होंने जो हमें बताया कि अल्फा किरण +2 चार्ज होती हैं तो ये प्रोटॉन होते हैं, बीटा किरणों पे -1 चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा सही। गामा किरणें ऊर्जा किरणें होती हैं, थोड़ा गलत, थोड़ा सही। हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं, ये किसी को मत बताना, बहुत रहस्य वाली बात है। पता है ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिवता है ना, ये न्यूट्रॉन का किया धरा सब काम है। वो जो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो ये उदासीन क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस बहुत से कण होते हैं। तो न्यूट्रॉन टूट जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो है आपका बीटा किरण। और जब इससे 2 प्रोटॉन निकलते हैं तो वो अल्फा कण होता है। तुम्हें पता है कि यदि न्यूट्रॉन टूटेगा, 2 न्यूट्रॉन टूटेंगे तो 2 प्रोटॉन आएंगे, तो परमाणु भार 2 कम हो गया और 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके वो भी कम कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन भी निकले ना, वो प्रोटॉन से मिलके प्रोटॉन भी कम हो गया, तो परमाणु भार 4 कम हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आया मत समझो, जरूरत भी नहीं है ज्यादा, 12th क्लास में पढ़ेंगे उसे बहुत डिटेल से। परंतु इतनी बात तुम समझ जाओ कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रॉन का किया धरा पूरा काम होता है, और जो गामा किरणें होती हैं ना, वो द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान में क्षति होती है, और वो E = mc², m कम होता है तो उससे वो एनर्जी में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। तो हमने आधा सही बोला था, है ना, इनने बीच की ऊर्जा बोला था, हमने कहा था द्रव्यमान क्षति होती है तो वो ऊर्जा होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, परंतु वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो परमाणु में घूमते रहते हैं, ये न्यूट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन के अंदर ही होते हैं, और ये तो हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जब भी हम अल्फा कणों को रासायनिक क्रिया में भाग दिलवाएंगे, जब भी, तो फिर हम उसे 2He4 ही लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को 1E0 ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तुम ये बात भूलना मत, इसे नोट कर लो और ये चीजें गांठ बांध लो।
ऐसे लिखेंगे बीटा किरण को, ऐसे लिखेंगे अल्फा किरण को। तो अल्फा किरण पे 2 इकाई धन आवेश होता है तो होता है, तो धनावेशित है। चलिए अब हम बात करते हैं जे थॉमसन ने जो E/m यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश दर्शाया था, उस आवेश की हम यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे निकाला था। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो है जे थॉमसन का। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अरे बड़े, क्या पढ़ रहा है तू? यार छोटे, किसी ने सही कहा है कि बस इरादे बुलंद होने चाहिए। पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? अरे हैंडपंप से। अबे मस्ती कम कर, डिस्टेक पर पढ़ाई कर। बहुत ही सरल सी चीज़ें, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अलग सी उपयोग में आएंगी, तो उन चीज़ों को हम समझा लेंगे, समझ लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, E/m। E/m का मतलब फिर से लिख दें, कितनी बार लिखें यार, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का निर्धारण। और एक किसने किया, वो ही अपने प्रिय साइंटिस्ट जे थॉमसन ने। चलो जे थॉमसन ने क्या प्रयोग किया वो हम देखते हैं। उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। थोड़ी सी विसर्जन नलिका को ऐसा बनाते हैं हम, ऐसी रहती है, थोड़ी सी बीच में ज़्यादा जगह दे देते हैं। ये थी वो विसर्जन नलिका, लिख देते हैं इसे। ये है विसर्जन नलिका। नलिका में नी की मात्रा लगती है क्या, नलिका, ठीक है। यहाँ पे लग गया है कैथोड, ऐसे लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। और यहाँ लगाया है एनोड, ऐसा ऐसा एनोड चारों तरफ, ये ऐसा पूरा चारों तरफ लगाया। जैसे ये रिंग रहती ना, रिंग, ये जैसे उंगली में ये हो गई ना, ऐसे ये एनोड इसके अंदर पहना दिया, मतलब चारों तरफ ये लगाया। अब उन्होंने आगे क्या किया, आगे विद्युत क्षेत्र लगाया। ऊपर वाले को प्लस दिया और नीचे एक प्लेट लगाई, उसको माइनस चार्ज दिया। इससे हम यहाँ पे केवल यही लिखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। ओके, इसके बिल्कुल लंबवत विद्युत क्षेत्र ऐसा, तो इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया। हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ऐसा बना देते हैं, और ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। कैथोड किरणें स्फुरदीप्ति तो प्रदर्शित करती हैं, किसी से टकरा के चमक उत्पन्न करती हैं। यहां एक पर्दा लगा दिया और उस पे ZnCl2 का पेंट कर दिया। ये चमकता है, जब इससे कोई चीज टकराती है तो ये चमक उत्पन्न करता है, ये लगा दिया। यहां पे अपन वो लगाना हमेशा भूल जाते हैं कि खटका, स्विच बोर्ड। तो ये आपकी विसर्जन नलिका हो गई, ये आपके कैथोड महाराज हो गए, और ये बीच में एनोड हो गए। अब देखना, एक एक एक्सपेरिमेंट समझना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाला, तो कैसे निकाला, आओ इसका पता लगाते हैं। तो पता लगाते हैं। देखिए आप, सबसे पहला काम किया, ये वाले विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों नहीं थे, मतलब हम यहां पे लिखेंगे पहली चीज में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में
दोनों ही क्षेत्र नहीं लगाए गए थे यहां पे, यानी पहला उन्होंने किया। तो अब हम कैथोड किरणें दिखती तो नहीं है ना, परंतु अपन बना लेते हैं। देखो जब ये कैथोड किरण यहां से चली, जब यहां आई, तो ये ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, दोनों तरफ से बराबरी से खींचा जाएगा इसे। तो ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, बराबर लग रहा ना, चारों तरफ से खींचेंगे तो 20 से जाएगी। जब चार लोग चारों तरफ खड़े होकर किसी को बोलते हैं मेरी तरफ आ, वो कहता मेरी तरफ आ, वो कहता मेरी तरफ आ, वो किसी की तरफ नहीं आ पाता। क्योंकि क्यों जाए किसी की तरफ, चारों तरफ से बराबर और विपरीत बल हो गए हैं ना, इसलिए वो किसी की तरफ नहीं जाता है। तो वो कैथोड किरण सीधी जाएगी, दिखेगी नहीं आ रही, हमने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। और ये एक्स पे दीप्ति उत्पन्न करती है। तो जब दोनों क्षेत्र अनुपस्थित हों तो दीप्ति कहां आती है, पर्दे पे कैथोड किरणें एक्स पर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। कर दो। चलो भैया, अब दूसरी बात, पहला एक्सपेरिमेंट आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है और जिंदगी भर के लिए समझ में आ गया है। ये आज के लिए मत समझना बेटा, लाइफ टाइम के लिए है ये चीज, क्योंकि समझने वाली चीज भूली नहीं जाती है, याद करने वाली चीज तो कभी भी भूल जाते हैं। समझ गए? हाँ, समझ गए मतलब समझ गए। अब केवल दूसरी चीज क्या की उन्होंने, केवल विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में अब हमने केवल विद्युतीय क्षेत्र लगाया। ये तो इसका ही भाग है, ये है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र लगा। तो कैथोड किरणों पे ऋण आवेश होता है। तो ये बहन जी, ये थोड़ी सी यहां से डिस्टर्ब होते 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 ये एक्स डैश पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगी। चलो करो। तो क्या करती हैं, कैथोड किरणें एक्स ऐसे ही बना दें, यार इसे भी ऐसे ही बना दें, एक्स डैश पर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। दीप्ति, बड़ा ती लगा है, छोटा ती भी हो सकता है यार, देख लेना। दीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्यों करती हैं आप समझ गए, क्योंकि ये इन्हें ऊपर की तरफ आकर्षित करता है, प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। अब तीसरा प्रयोग, जे थॉमसन जैसे कर रहे थे हम भी वैसे ही बता रहे हैं यार, बिल्कुल सरल सी चीज है, समझ लो, समझ में आएगा। तीसरे नंबर की बात क्या हुई, अब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, केवल क्या बोला हमने, विद्युतीय क्षेत्र हटा दिया, केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युतीय क्षेत्र हटा चुके हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत है तो इससे जस्ट अपोजिट जाएंगी वो। तो पता है ये जो कैथोड किरणें हैं वो ऐसी होके यहां आ जाएंगी एक्स डबल डैश पे। ये काय का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। ये काय का प्रभाव है, विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो कैथोड किरणें एक्स डबल डैश पर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें एक्स डबल डैश पर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। यार दीप्ति देख लेना, सही सही स्पेलिंग लिख देना, करती हैं। ग्लो प्रोड्यूस, इंग्लिश में ग्लो बोलते हैं, है ना, ग्लो GLO। तो सॉरी यार, थोड़ी सी हिंदी तो देखना, उसे एडजस्ट करना। कॉन्सेप्ट आपको ईमानदारी से मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट किसी भी भाषा के गुलाम नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब क्या किया जे थॉमसन ने, ये फालतू काम कर रहे थे, अब उन्होंने चौथे नंबर पे, अब चौथा नंबर विशेष है, अब तो कलर बदलाएगा। चौथा नंबर, अब यहां पे उन्होंने क्या किया, विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों की
उपस्थिति में। दोनों क्षेत्र एक साथ लगा गए, एक ऊपर खींचेगा एक नीचे खींचेगा, तो फिर वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, फिर सीधी चली जाएगी और फिर एक्स पर ही दीप्ति उत्पन्न होती है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड किरणें एक्स पर ही दीप्ति उत्पन्न करती हैं। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह हुआ वैद्युतीय बल, विद्युतीय भी बोल सकते हैं, वैद्युतीय बल बराबर चुंबकीय बल। क्यों, दोनों बल बराबर होंगे तभी तो बीच में जाएगी, नहीं तो जिसका बल ज्यादा होता है उसकी तरफ नहीं चली जाती। इतनी सी बात है, समझते ही नहीं हो। समझ रहे हैं सर, आप तो वैसे ही चिल्लाते हो, ये चिल्लाना नहीं है, ये हमारी स्टाइल है। वैद्युतीय बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर आगे से ई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैपिटल ई। ये ई कहीं लिख दें, कहीं लिख दें, यहां लिख देते हैं भैया, नहीं देखा तो। ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई होता है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ये इसका विद्युतीय क्षेत्र ई है। वैद्युतीय बल ई इंटू ई होता है, और चुंबकीय बल ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की वजह से तो लग रहा है, यहाँ पे वेग बी रहता है, और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बी बराबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वी है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा वेग पे भी निर्भर करता है। तो वैद्युतीय बल बराबर चुंबकीय बल। यहां देखो भैया, इस ई से अपन ये वाली ई काट दें तो V निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E/B से अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और जे थॉमसन ने भी ऐसे ही किया होगा। अब कैथोड किरणें निकलती हैं, तो कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं, तो उनके पास कितनी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं, तो उनके पास कोई भी वस्तु यार यदि रुकी हुई है तो उसके पास जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलेंगे, उससे हम स्थितिज ऊर्जा ही बोलेंगे ना। फिर वो चलने लगे तो कहां से आई ये ऊर्जा, यही ऊर्जा काय में बदलती है, फिर गतिज ऊर्जा में। मतलब यहां पे हम ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यही परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। ऐसा सूजी महाराज कह के गए, सूजी महाराज नहीं कह गए, ये साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बोला था। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला तुम्हें नया मिल रहा है, इसलिए उसे चुपचाप से समझ लेना, क्योंकि ये आप 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास में फिजिक्स में बहुत डिटेल से समझोगे। स्थितिज ऊर्जा होती है E/V, और यहाँ पे V का मतलब होता है विभव। इलेक्ट्रॉन पे जितना विभव लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा तो सबको पता है, बचपन से ही पढ़ रहे हो तुम, mv²। चलो भैया m इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा E/m बराबर V²/2b, b को लेगा ये 2 के साथ मिलकर 2b हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 होने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 1 और 2 दोनों का उपयोग कर लो, b का मान रख दो यहाँ पे, तो E/m इज इक्वल टू, ये जो आपका आ रहा है वो आ रहा है E²/2VB इंटू B²। B² है ना, तो E²/B², E²/B²। ये विशिष्ट आवेश था, और जे थॉमसन ने जब निकाला था तो ये पूरा सही नहीं आया था, लगभग सही आया था।
यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान जो इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg वो निकाला था, तो लगभग सही आया था। इससे बिल्कुल सही निकाला था मिलिकॉन ने। उन्होंने एक प्रयोग किया था मिलिकॉन की तेल बूंद विधि, उनने बिल्कुल सही सही निकाल दिया था। परंतु वो आपके सिलेबस में, कोर्स में नहीं है, आगे भी कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, परंतु फिजिक्स में बाद में पढ़ना पड़ता है, तो बाद में ही पढ़ेंगे। आज की डेट में मिलिकॉन की तेल बूंद विधि तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये बातें आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का फार्मूला भी आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट स्नैप खींच लिया जाए। तो ये मिल गया हमें एक अच्छा स्क्रीनशॉट। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, अभी हमने प्रोटॉन को भी खोज लिया, और बेईमानी हो गई है अभी न्यूट्रॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो अभी तक हमने खोजा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज और पढ़ लेते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की खोज पढ़ ली, विशिष्ट आवेश मिल गया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन की खोज का। तो चैडविक नाम का एक वैज्ञानिक पाया जाता था, और जो चैडविक नाम का वैज्ञानिक 1932 में पाया जाता था। चलो अब हम यहाँ पे खोज पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन की। विशिष्ट आवेश तो हम अभी भी नहीं मिटा रहे, विशिष्ट आवेश तो हम अभी भी नहीं मिटा रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज की। तो खोजो। हम क्यों खोजें? न्यूट्रॉन की खोज स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये थे चैडविक। किसने खोजा? चैडविक। और कब खोजा? 1932 में। ये चैडविक क्या कर रहे थे? इनके पास कोई काम नहीं था। इन्होंने बेरिलियम पे, बेरिलियम को बी बोलते हैं, बेरिलियम में इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 9 होता है। परमाणु क्रमांक तो हम इसके बाद पढ़ ही रहे हैं ना। हाँ, परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है। इस पे अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट कर दी। अल्फा कण अभी समझाए हैं, 2He4 होते हैं, ये अल्फा कण है, हीलियम नहीं है। अल्फा कणों से तेज तेज फेंक फेंक के मारा उसके ऊपर। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 6C12 कार्बन बन गया, और एक और कण बना, क्योंकि 9 और 4 13 द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका द्रव्यमान 9, इसका द्रव्यमान 4, तो यहाँ पे 13 वाला बनना चाहिए, परंतु 12 वाला बचा। एक कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि जो निकल रहा है एक, उसे न्यूट्रॉन कहा। वो उदासीन था पर भारी था। तो जब बेरिलियम पे अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट की तो न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। एक ऐसा कण उत्पन्न हुआ जिस पे कोई आवेश नहीं था, और उस कण का को चैडविक ने न्यूट्रॉन बोला। ऐसे करके चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज लिया, और अब हमें मिल गया है। तो अब तो हम इनका उपयोग करेंगे, परंतु एक छोटी सी टेबल हम आपको बता दें, वो आप देखो। मतलब 1830 में जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को। अरे यार, इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, इतनी तो आती है। और इसका जो इस पे आवेश था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या था? आवेश। और इसका जो द्रव्यमान था वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका द्रव्यमान था। 1830 में अपन मान लेते हैं। सन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये गोल्ड स्टैंड थे। गोल्ड मतलब सोना होता है। गोल्ड स्टैंड ने किसको डिस्कवर किया? अब हिंदी में लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन। इसे स्मॉल पी। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन भी लिख देते हैं, एक ही बात है, प्रोटॉन। इस पे आवेश होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे होता माइनस, इस पे होता है प्लस। और इसका जो द्रव्यमान था वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब ये इससे भारी था।
इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भारी है। तीसरा नंबर, और ये हम 1930 की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। किसने खोजा? चैडविक ने। और चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन। इसे स्मॉल एन से 0 आवेश, इसके पास कोई आवेश नहीं होता। ये थोड़ा सा भारी था प्रोटॉन से, जरा सा। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 3 कणों की डिस्कवरी हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है। अल्फा बीटा गामा भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और अब हम इनका उपयोग करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बुक की सीक्वेंस बदल रहे हैं, यानी क्रम बदल रहे हैं। वर्ण क्रम आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें मॉडल, परमाणु मॉडल के बाद में दिया गया है, परंतु हमें लगता है कि वो अभी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, वर्ण क्रम। तो फिर जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम। वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम होता क्या है? ये वर्ण क्रम वो परिभाषा देते हैं कि जब सूर्य की किरणें प्रिज्म में से गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उसे जब हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, तो उसे वर्णक्रम कहते हैं। ये पता है केवल एक वर्णक्रम की परिभाषा है, पूरे वर्णक्रम की नहीं है ये। तो वर्णक्रम की जो सही परिभाषा है कि ऊर्जा का पर्दे पर दृश्य प्रभाव, मतलब हम यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं ऊर्जा का पर्दे पर दृश्य प्रभाव वर्णक्रम कहलाता है। मतलब हमें वो दिखता है पर्दे पे उसका प्रभाव। विजिबल इफेक्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कैसा दृश्य प्रभाव होता है, क्योंकि परमाणु भी वर्णक्रम देते हैं, अणु भी वर्णक्रम देते हैं, हर तत्व वर्णक्रम देता है। तो फिर यदि हम केवल प्रिज्म की बात करें तो ये बात तो उचित नहीं है, और हम यहाँ पे कोई अनुचित बात तो करेंगे नहीं आपसे। तो जो भी बात करेंगे वो उचित बात करेंगे। अब जो वर्णक्रम होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला जो वर्णक्रम है उसे कहते हैं उत्सर्जन वर्णक्रम। और दूसरा जो वर्णक्रम है, सेकंड नंबर, उसे बोलते हैं अवशोषण वर्णक्रम। समझ में आते हैं नाम से, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो उत्सर्जन वर्णक्रम देता है, वो रेडिएशन विकिरण उत्सर्जित करता है, और उसे जब हम किसी तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह कोई सी भी तरीके हो सकते हैं, उससे जब हम उसे पर्दे पर देखते हैं तो उसे उत्सर्जन वर्णक्रम कहते हैं। जब किसी को ठंडा करते हैं तो वो जो उत्सर्जन वर्णक्रम है ना, उसी को अवशोषित कर लेता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि गर्म करने पर जो वस्तु, जो तत्व जिस रंग का वर्णक्रम उत्सर्ज देता है, ठंडा करने पे वो उसी रंग को सोख लेता है। काली लाइनें आती हैं, काली पट्टियां आती हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ अवशोषण वर्णक्रम से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ये आप भौतिकी में, फिजिक्स में पढ़ना। हम उत्सर्जन वर्णक्रम की बात करेंगे, क्योंकि हमें रसायन में, केमिस्ट्री में इसी वर्णक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। परमाणु मॉडल पढ़ते समय भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम ये अभी वर्णक्रम पढ़ रहे हैं, पर जब हाइड्रोजन वर्णक्रम होगा वो हम बोहर के बाद पढ़ेंगे, है ना, 2 पार्ट में इसे करेंगे। तो जो उत्सर्जन वर्णक्रम होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। इनके जो टाइप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप जो होता है
वो होता है सतत वर्णक्रम, कंटिन्यूस वर्णक्रम, लगातार। दूसरा जो होता है वो होता है बैंड, बैंड वर्णक्रम। और तीसरा होता है वो होता है रेखिक या रेखीय वर्णक्रम, रेखीय वर्णक्रम। इन्हें समझने से पहले हम इनके जो दूसरे नाम है ना वो भी समझ लें। सतत वर्णक्रम का मतलब होता है सोलार स्पेक्ट्रम, सूर्य का वर्णक्रम, ये सूर्य देता है ये वर्णक्रम। बैंड वर्णक्रम को हम बोलते हैं आणविक वर्णक्रम, अणु देते हैं ये। जी क्यों देते हैं अभी समझेंगे। वर्णक्रम, और इसके लिए हमें ये वर्णक्रम पहले पढ़ना पड़ा, बुक की सीक्वेंस को तोड़ना पड़ा हमें। इसे बोलते हैं परमाणविक वर्णक्रम। ये परमाणु देता है, और परमाणु का वर्णक्रम तो हमें यहां पे देखना ही है। सूर्य का वर्णक्रम सतत यानी लगातार, तो वही है जो परिभाषा हम पहले दे चुके हैं ना। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये लगातार 7 रंग बनते हैं, बैजानी हपी नाला। ऐसी स्क्रीन आती है, उस पे ये 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बैजानी हपी नाला। पूरे नाम सुन लो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग हमें मिलते हैं सूर्य के वर्णक्रम में। विबग्योर, VIBGYOR मतलब बैजानी हपी नाला, लगातार मिलते हैं, इसीलिए तो हम इसे सतत वर्णक्रम कहते हैं। तो ब्लू, इंडिगो, सॉरी VIB है, सॉरी विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर है, वी से होगा, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमें 7 रंग लगातार मिलते हैं। ये सूर्य का वर्णक्रम है। आगे जब आप वर्णक्रम की बात करोगे ना, तो ये कंटिन्यूस यानी सतत, ये भी सतत होता नहीं है, आदर्श स्थिति नहीं है। इसके बीच में भी काली काली लाइन मिल जाती हैं, जिन्हें कि फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं, परंतु उनकी अभी तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन नको नहीं करने का। अब जो बैंड है, बैंड की बात करते हैं। इसमें ऐसे पट्टे मिलते हैं, ऐसे बैंड, ये हैं वो बैंड, और भी बहुत से हो सकते हैं, चलो हम ऐसे लिख देते हैं भी बैंड। ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कौन से तत्व का आप वर्णक्रम ले रहे हो। और बीच में जो होता है ना, वो काली पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि, ब्लैक सराउंडिंग्स, यानी काला का मतलब अंधेरा होता है, काला का मतलब अंधेरा होता है, यानी कि ये काला बैकग्राउंड होता है, ब्लैक पृष्ठभूमि होती है, उसके ऊपर ये चमकीले पट्टे बनते हैं, ये किसी भी कलर के हो जाते हैं। और ये बैंड, मोटे मोटे बैंड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, और अणु देते हैं ये वर्णक्रम अणुओं का वर्णक्रम है। क्यों है, फिर वो क्यों, तो क्यों की बात जरा रेखी वर्णक्रम समझ लें, रेखिक भी बोलते हैं, नहीं तो आप बोल दो कि ये क्या लिखा दिया सर, लीनियर स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, परमाणविक वर्णक्रम। पता है ये परमाणविक, ये ऐसे आती है, ये काली पृष्ठभूमि पर ऐसी पतली पतली चमकीली रेखाएं आती हैं। ये जो है ना, इसे हम काले से जरूर बनाया है, परंतु ये चमकीली रेखाएं हैं। और बीच में क्या है, काली पृष्ठभूमि, ब्लैक। काली पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि वहां पे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही है। यदि, ध्यान से सुनना, यदि परमाणु लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे होते तो बीच में ये काला क्यों आता, अंधकार क्यों आता।
रुक रुक के चमकीली पट्टियां क्यों दिख रही हैं? फिर से बोले, किसी भी रंग की हो सकती हैं, ये निर्भर करता है कि कौन से तत्व के परमाणु का वर्णक्रम हम देख रहे हैं। तो ये जो काली पृष्ठभूमि आई है, इसका मतलब एक बार ये ऊर्जा उत्सर्जित हुई, फिर रुकी, यानी रुक रुक के ऊर्जा उत्सर्जित होती है। लगातार ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होती तो ये आता, रुक रुक के ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो ये आ रहा है। मतलब एक बात गांठ बांध लो इससे कि कोई भी परमाणु लगातार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, रुक रुक के छोटे परिमाण में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्योंकि ये वर्णक्रम परमाणु के बारे में जानकारी देते हैं, तत्व की जानकारी देते हैं। इस रंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सा परमाणु देगा। जैसे एक एग्जाम्पल दें, सोडियम है, येलो कलर देता है, पीला रंग देता है। वो जो लोहा है ना, लोहा ईंट के कलर का रंग देता है। तो सब अलग अलग देते हैं, परंतु ये रुक रुक के देते हैं। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि परमाणु लगातार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, परमाणु रुक रुक के ऊर्जा उत्सर्जित करता है, छोटी छोटी मात्रा में करता है। अब बहुत से परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बन जाते हैं। तो अणु में बहुत से परमाणु एक साथ ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो थोड़े चौड़े पट्टे मिल जाते हैं। मतलब यहां पे उत्सर्जित ऊर्जा का परिमाण बढ़ गया, इसलिए पट्टे बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं। अब आपको समझ में आई कि ये बैंड क्यों बजी इसकी? तो बैंड इसलिए बजी कि बहुत से परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और जब अणु से ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इतनी छोटी छोटे परिमाण में नहीं होगी, थोड़े से बड़े परिमाण में होगी, तो वो लाइन मोटी हो जाएगी। तो परमाणु पट्टे देते हैं और अणु रुक रुक के ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए रेखिक वर्णक्रम देते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम देते हैं। ये आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है परमाणु की, कि किसी भी परमाणु का वर्णक्रम आप लोगे तो लगातार नहीं आएगा। अच्छा, वर्णक्रम है क्या? ऊर्जा का प्रभाव है। यदि ऊर्जा लगातार उत्सर्जित होती तो पूरा पूरा चमकीला होता। मतलब लगातार उत्सर्जित नहीं हो रही है, लगातार ऊर्जा अपना प्रभाव नहीं दे रही है, और जब वो लगातार प्रभाव नहीं दे रही है, इसीलिए तो यहाँ पे रुक रुक के ये चमकीली पतली पतली पट्टियां आ रही हैं, लाइन आ रही, पट्टियां नहीं लाइन आ रही हैं। और इसी के कारण ये जो वर्णक्रम बना है वो रेखिक वर्णक्रम है। तो आप अभी ये याद मत रखो, कोई टेंशन नहीं है। ये याद नहीं रखो तो भी हमें टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है, परंतु यदि ये भूले तो फिर आगे नहीं होगा। तो ये परमाणु की पहचान है, यानी रेखिक वर्णक्रम, यानी रुक रुक के बहुत छोटे परिमाण में ऊर्जा उत्सर्जित करना परमाणु की प्रकृति है, परमाणु का गुण है। करता कैसे है ये बात भी आपको आगे चल के समझ में आएगी, परंतु हम थोड़ा सा तो अभी समझा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, नहीं है, वापस अपने ऊर्जा स्तर में आते हैं ना, तो एक पट्टी छोड़ के आते हैं, एक लाइन छोड़ते हुए आते हैं। क्योंकि आप घर से तैयार होके स्कूल चले गए, क्या स्कूल में रहने लगोगे? नहीं, उच्च ऊर्जा स्तर है वो, आप वहां से फिर घर लौटोगे। घर हमारा ग्राउंड स्टेट है, समझ गए? ये जो हमारा स्तर है वो घर है। जब हम स्कूल जाते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो हम वापस लौटेंगे और ग्राउंड लेवल पे आएंगे, जो हमारा मुख्य लेवल होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अवशोषण वर्णक्रम से हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर दें। उत्सर्जन वर्णक्रम 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उत्सर्जन वर्णक्रम आता है, एक सतत वर्णक्रम, बैंड वर्णक्रम और रेखीय वर्णक्रम। कंटिन्यूअस वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और लीनियर स्पेक्ट्रम। ये वैजानिया पिनाला, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग मिले। यहाँ पे पट्टे मिलेंगे और हमारा परमाणु जिसकी संरचना हमें पढ़नी है, वो परमाणु तो रेखिक वर्णक्रम देता है। चलिए अब हम परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। अब परमाणु मॉडल, ये मॉडल क्या होता है? अब हम यहां पे बात करेंगे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का मतलब होता है, पहले लिख तो दें दो,
परमाणु मॉडल। इसका मतलब होता है कि उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित हैं, व्यवस्था क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल जो दिया वो जे थॉमसन ने दिया। अब बार तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया का परमाणु मॉडल। इसे हिंदी में भी यही लिखेंगे हम, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ये बात भी हम समझेंगे। तो जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताया, जिन्होंने विसर्जन नलिका बताई, इंट्रोड्यूस की पूरे विश्व से, उनने मॉडल दिया। तो कोई मजाक तो करेंगे नहीं, परंतु सॉरी टू से थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गई थी। तो उनने क्या बोला कि परमाणु गोल होता है, बना दो, ये परमाणु हो गया है गोल। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। तरबूज देखा ना, बीज से काट लो तो उसमें जो बीज दिखते हैं ना, वही वैसे ही। और जो बीज का खाली भाग होता है उसमें धन आवेश होता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया पॉजिटिव आवेश। पॉजिटिव को ऐसा लिखना सीख जाना, प्लस के बाद वी लिखा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सीखना ही पड़ेगा, है ना। आगे चल के तो हमें अंग्रेजों से ही लड़ना पड़ेगा ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ चुके हैं, परंतु अंग्रेजी ने भारत नहीं छोड़ा है। वो तो भारत में स्थायी रूप से शासन कर रही है, इसलिए पॉजिटिव प्लस और माइनस साइन लगा के नेगेटिव बोल देते हैं, ऋणात्मक बोल देते हैं। अब इनने कहा कि परमाणु गोलीय होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, और खाली जगह में धनावेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन रुके नहीं रहते, अपनी जगह पे कंपन करते रहते हैं लगातार, और लगातार कंपन करते करते ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। समस्या उत्पन्न हो गई भैया, यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम आएगा, जो वर्णक्रम आएगा, वो सतत आना चाहिए। लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो लगातार हमें दिखना चाहिए, परंतु परमाणु तो कभी भी सतत वर्णक्रम नहीं देता है, कंटिन्यूस वर्णक्रम नहीं देता है। वो तो रेखिक वर्णक्रम देता है, लीनियर वर्णक्रम देता है, मतलब लगातार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। और जे थॉमसन क्या कह रहे हैं कि वो तो वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, और कंपन करते करते लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इनसे पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो कभी तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जे थॉमसन कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, मौन। दूसरी चीज कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखिक कैसे आ सकता है, वर्णक्रम रेखिक कैसे आ सकता है। मतलब एक दोष इनका तो ये आ गया कि ये परमाणविक वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, ये परमाणविक वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफल हो गए। ठीक है, ये बड़ी गलती हो गई इनसे। एक और दोष है, वो दोष समझने के लिए हमें एक दूसरा प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। जब जे थॉमसन ये बात कर रहे थे, अपना परमाणु मॉडल दे रहे थे, उसी समय रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय प्रयोग किया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रदरफोर्ड, ऐसे लिखते हैं, रदरफोर्ड का
नाभिकीय प्रयोग। इसे एक और चीज बोलते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दो नाम हो गए इसके। अपना जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसी समय की बात है, उसी समय काल की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, बहुत ही पतली। तुम्हें पता सोने को बहुत पतला किया जा सकता है। तो हम एक परमाणु की कल्पना कर रहे हैं, परमाणु दिखता नहीं, हम बहुत पतली पन्नी ले रहे हैं और मान ले रहे हैं कि एक परमाणु में कुछ हो रहा है। वैसे तो बहुत से रहेंगे उसमें, परंतु बहुत सौ में भी निष्कर्ष वही निकलेगा जो हम एक परमाणु की बात करेंगे। उन्होंने उस सोने की पन्नी में, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है सोने की पतली पन्नी जिसका हमने एक परमाणु लिया है। इस पे उन्होंने अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट कर दिया, बौछार कर दी। अल्फा पे +2 चार्ज होता है, तुम्हें पता है। तो पता है रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अधिकतम अल्फा कण, और अल्फा कण पे +2 चार्ज होता है। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए, परमाणु में से होके, पन्नी में से होके बिल्कुल सीधे, उन्हें किसी ने रोका ही नहीं। भैया जब किसी ने रोका नहीं मतलब उन्हें कोई रोकने वाला था ही नहीं। अधिकतम अल्फा कण बिल्कुल एक एक और बना दें अधिकतम करने के लिए। ये अल्फा कण है जो इसमें से होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अधिकतम अल्फा कण बिल्कुल सीधे चले गए। रदरफोर्ड ने, उस समय फोन नहीं था, नहीं तो फोन लगा के पूछ लेते, मोबाइल लगाते, टक 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 टक, हेलो जे थॉमसन सर नमस्कार, मैं रदरफोर्ड बोल रहा हूं। मैंने एक प्रयोग किया, उसमें मैंने अल्फा कणों की सोने की पतली पन्नी पे बमबारी की, बौछार की। मैंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे सीधे दूसरी तरफ चले गए, मतलब परमाणु का बीच का भाग खोखला होता है। आपने जो मॉडल बताया उसमें तो खोखला है ही नहीं, निकलने की जगह ही नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कहा यार देखता हूं, बाद में बताता हूं, अभी आगे सुनो। ये वाली बात गड़बड़ हो गई। दूसरा काम क्या हुआ, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़े से विचलित हो गए, मतलब कुछ अल्फा कण ऐसे आए और ऐसे निकले, ये ऐसे एक छोटे कोण से विचलित हो गए। फिर वही बात करके पूछा तो वो तो कुछ नहीं बता पाए। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री के ज्यादा कोण से मुड़ गए, मतलब कुछ अल्फा कण इन्होंने देखा तो यहां से ऐसे चले गए, यानी क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा ये अल्फा कण ऐसे चले गए इस तरफ। यहां पे सब में ऐसे तो बनाई दो यार, ये एरो है। चौंक गए रदरफोर्ड, हे भगवान। अच्छा भगवान थोड़ी, वो तो गॉड बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। अब ये कितने गए पता है, ये जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा विचलन किसका हुआ, ज्यादा जो विचलन हुआ है ना, वो 10,000 में से 10,000 अल्फा कणों में से एक, अल्फा कण भी तो लिख दें, अल्फा कणों में से एक, यानी 90 डिग्री से ज्यादा विचलन हुए। जब 10,000 अल्फा कण उन्होंने किए तो एक विचलित हुआ है, तो मोर देन 90 डिग्री डेविएट हुए हैं आउट ऑफ 10,000, 1 आउट ऑफ 10,000, यानी एक 10,000 में से। अभी तो और सुनो, कुछ तो विशेष बात और है। उन्हें देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पे वापस लौट गए। लो भैया अपने मार्ग पे वापस लौट पाओ। तो कुछ अल्फा कण उन्होंने अपने मार्ग पे वापस लौटते हुए देखे, ये और ये। अब रदरफोर्ड का माथा ठनका। उनने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो दया वाली चीज तो डिस्कवर हो ही गई थी एसीपी प्रद्युम्न, कि ये अल्फा कण वापस क्यों लौटा। देखो भैया, यदि कोई सॉलिड चीज होती बीच में तो टकरा के वहीं गिर जाता, वापस लौटा है,
मतलब तुम जाके किसी से टकरा के वहीं गिर जाओगे, परंतु यदि वो एक लात और मार दे तो फिर फिक के दूर जाओगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये वापस इसलिए लौटा है कि कोई ने उसे अपने पार नहीं जाने दिया और किक भी मारी है, प्रतिकर्षित भी किया है। तो फिर रदरफोर्ड ने एक सबसे प्यारी खोज कर ली यहां पे। उनने कहा कि यहां पे एक ठोस भाग है बिल्कुल बीच में परमाणु के। ये जो ठोस भाग है, इस ठोस भाग को उन्होंने नाभिक बोला। यस, ठोस भाग है जिससे अल्फा कण भेद नहीं पाए, पेनेट्रेट नहीं कर पाए। ये सॉलिड भाग था, ठोस, और वापस लौटा। इसका मतलब यह है अल्फा कणों पे धनावेश है तो धन को धन ही प्रतिकर्षित करता है। ठोस भाग है नाभिक, और जिस पर संपूर्ण धन आवेश विद्यमान है। ऐसे लिखेंगे, संपूर्ण धन आवेश है, विद्यमान है। नाभिक की खोज हो गई, बधाई हो आपको। नाभिक को खोज लिया था रदरफोर्ड ने, है ना। नाभिकीय क्रियाएं, रिएक्शन कितनी काम की हैं, बम सब इससे ही बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जा का स्रोत होता है ये, सोर्स ऑफ वेरी 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 बिग एनर्जी, बहुत ही बड़ी ऊर्जा का सोर्स होता है। और उन्होंने कहा सॉलिड है, ठोस है, पूरा धनावेश है। जब उन्होंने बोला, इस पूरे प्रैक्टिकल से रदरफोर्ड का जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन बोलते हैं इसे, ये निष्कर्ष ये था कि किसी भी परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग होता है जिस पर, जाए ऐसा लिखता ना, जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान निहित रहता है, केंद्रित रहता है। निहित को हम केंद्रित भी बोल सकते हैं, केंद्रित रहता है। उसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा, नाभिक नाम दिया। 100% वैलिड, बिल्कुल सच्ची बात। हर परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग होता है जिस पर धनावेश रहता है और द्रव्यमान रहता है। मतलब जिस पर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कर लिया, जब उन्होंने नाभिक को खोज लिया, ऐसे कर दें अब हम, तो फिर वो दमदारी से जे थॉमसन के पास गए कि सर ये मैंने किया है। तो जे थॉमसन ने जब ये प्रयोग देखा तो उन्होंने रदरफोर्ड की बात मान ली। ने कहा यार रदरफोर्ड, यू आर राइट, आप सही हो। तो दूसरा दोष क्या आ गया इनका, प्रायोगिक व्याख्या में असफल। ये प्रयोग हुआ था ना, प्रायोगिक व्याख्या में असफल, नहीं कर पाए उसकी प्रायोगिक व्याख्या। ये दो दोष थे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के। रदरफोर्ड ने नाभिक को खोज लिया था, तो फिर रदरफोर्ड ने ही अपना मॉडल दे दिया, क्योंकि वो इस दिशा में आगे बढ़े थे तो फर्ज बनता था उनका। तो अब उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो अब हम बात करेंगे इस तरफ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। हम यहां पे लिख देते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड RUTHER है वो,
रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसे प्लानेटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लानेटरी मॉडल, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं प्लानेटरी मॉडल। प्लानेट का मतलब ग्रह होता है, हम बताएंगे क्यों कहते हैं इसे प्लानेटरी मॉडल, अभी समझेंगे। तो जो उन्होंने खोजा था, पूरी बात ध्यान से सुनना, पूरी बात लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक बात ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले तो उन्होंने नाभिक की बात बताई, तो चलो लिख देते हैं। एक पहला पॉइंट इनका क्या था, किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में होता है, केंद्रीय भाग में होता है भी लिखना पड़ता है ना, है, जिसे नाभिक कहते हैं। चलो मान लिया भैया, एक बात तो तुम पहले ही बोल चुके थे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ध्यान से सुनेंगे। अभी नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही, ये बात सुन लो, ये लिख नहीं रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह लगाते हैं, इसलिए इसे प्लानेटरी मॉडल, ग्रही मॉडल बोला गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बिल्कुल वैसे घूमते रहते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, इसलिए इसे प्लानेटरी मॉडल बोला गया है। अब तीसरी बात इन्होंने खतरनाक बात बोल दी, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन सतत ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। लो, ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, इसका मतलब है कि वर्णक्रम लगातार आएगा, क्योंकि जब वो सतत ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो वर्णक्रम भी तो सतत आएगा। अब यहां पे फिर पूछने की बारी थी कि जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा उनसे पूछा सतत ऊर्जा उत्सर्जित क्यों करते रहते हैं, क्योंकि जब कोई परिक्रमण करता है, कोई काम करता है, तो बिना ऊर्जा के तो कर ही नहीं सकता, तो वो ऊर्जा त्याग के घूमते रहते हैं, ये उन्होंने बोला। समझ गए ना, क्योंकि अभिकेंद्री बल के बिना कोई भी वृत्ति गति नहीं होती है, तो उन्होंने कहा अभिकेंद्री बल कैसे मिलता है, उनका वो सतत ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए अभिकेंद्री बल मिल जाता है। जब सतत ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो वर्णक्रम सतत आना चाहिए, जबकि परमाणु सतत वर्णक्रम देते ही नहीं है। जब परमाणु सतत वर्णक्रम नहीं देते तो रदरफोर्ड का पहला दोष, अभी हम और बात भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे दोष, लिमिटेशन, सीमाएं, दोष, ये परमाणविक वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणविक वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। लो भैया, एक दोष हो गया, पहला दोष हो गया। अभी तो एक और दोष है, और वो बड़ा खतरनाक दोष है, और वो दोष ये है कि जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो ये तो हो गया नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, और घूमते घूमते ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। नाभिक पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये ऐसे 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 करके नाभिक पे गिर जाएगा।
क्योंकि ऊर्जा त्याग रहा है ना यार, तुम भाग रहे हो, धीरे 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 तुम्हारी ऊर्जा कम होती जा रही, तुम भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, कभी तो गिरोगे यार। तो जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं और घूमते हुए ऊर्जा भी उत्सर्जित कर रहे हैं, तो फिर वो धीरे 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 स्पाइरल पाथ पे चलेंगे। स्पाइरल को, बले को क्या बोलेंगे? स्पाइरल बोलेंगे। तो ये धीरे धीरे इस पे चल के इस पे गिर जाएंगे और एटम खत्म हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। एटम तो स्थायी रहता है ना। इनसे पूछी ये दोनों बातें। रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो मतलब दूसरा दोष क्या था इनका? पहला दोष, दूसरा दोष बड़ा दोष था कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। दो दोष हो गए, और ये दोष बड़े दोष हैं, ये कोई छोटे दोष तो थे नहीं। और रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया। जे थॉमसन बड़े वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड भी कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक तो नहीं थे। ये दोनों फेल हो गए। उधर फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² खोज लिया था। एक के बाद एक नई नई चीजें खोजी जा रही थी फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में परमाणु का मॉडल ही फेल हो रहे थे। तो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वालों की मजाक उड़ाने लगे, बेवकूफ हो तुम लोग, कुछ मॉडल ही नहीं बता पा रहे हो। केमिस्ट्री के फील्ड में बड़ा डिप्रेशन आ गया, बहुत सी समस्याएं आ गई। अरे यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। परंतु फिजिक्स की दो बड़ी खोजें हुई, फिजिक्स की, भौतिक की। उन्होंने केमिस्ट्री को फिर से जिंदा कर दिया। तो वो हम दो खोजों की बात करेंगे। उससे पहले कुछ और बातें करें, फिर वो दो खोज पढ़ेंगे जो आपको समझनी चाहिए।